अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। मैं फिर से सॉरी करता हूँ कि आज भी नॉर्मल व्लॉग नहीं है, बच्चे नहीं होंगे। मेरा दिल कर रहा था कि मैं बाहर आके पार्क के अंदर आके आपसे बात करूँ। तो स्ट्रेट अवे टॉपिक के ऊपर आते हैं। आपको इससे ना बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो स्टार्ट कैसे हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। तो स्टार्ट ऐसे हुआ कि इंस्टाग्राम पे मुझे एक मैसेज आया कि मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। तो जवाब में मैंने कहा कि अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में होता है, आप वहाँ से ले लीजिए या फिर आप मुझे ईमेल कर दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने आपसे कोई भी प्रमोशन की बात नहीं करनी, मैंने आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, आप काइंडली अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए। तो जो मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में है वो मैंने उनको दे दिया। तो बेसिकली उन्होंने अपनी बहन की शादी के मुतल्लिक मेरे साथ बात करनी थी। तो उनके कांटेक्ट करने के 9 या 10 दिन बाद उनकी जो सिस्टर थी उनकी मुझे कॉल आ गई और उस फर्स्ट कॉल के आई थिंक 2 या 3 दिन के बाद हमारी मुलाकात हुई। अच्छा, मज़े की बात यह है कि उस मुलाकात के पहले आधे पौने घंटे के अंदर मुझे भी ऐसा लगा और उनको भी ऐसा लगा कि देयर इज़ समथिंग, कुछ ना कुछ कंपैटिबिलिटी है। तो मैंने सोचा कि मैं इनको पहले ही जो है वो सब कुछ बता देता हूँ ताकि बाद में कोई कन्फ्यूजन पैदा ना हो। सो आई टोल्ड हर एवरीथिंग। मैंने उनको सब कुछ बताया। मैंने उनको बताया मेरी हर मंथ की इनकम क्या है, हर चीज़ मैंने उनको डिटेल में बताई। मेरे घर में कैसा माहौल है, कौन कौन क्या क्या करता है, कौन कौन रहता है मेरे घर के अंदर, ये सब कुछ मैंने उनको बताया तफसील के साथ। अच्छा, फिर ये है कि मुझे नहीं पता था उनके फाइनेंशियल स्टेटस का और अपने फाइनेंशियल स्टेटस का कि हम दोनों के फाइनेंशियल स्टेटस में डिफरेंस क्या है। वो फिर मुझे बाद में पता चला कि क्या डिफरेंस है। तो मैंने उनको सारा क्लियर कट बता दिया और उन्होंने उसी वक्त उसके जवाब में कहा कि मुझे इन चीज़ों से कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे इन चीज़ों से। तो आई वॉज सेटिस्फाइड कि यार चलो अच्छी बात है, इनको इशू नहीं है इन चीज़ों से। तो वो फिर मुलाकात जो थी वो कोई 2-3 घंटे रही। उसके बाद फिर मैं घर चला गया। फिर फ़ोन पे भी बात होती रही। उसके कुछ दिनों के बाद फिर सेकंड मुलाकात हुई। उस सेकंड मुलाकात में भी जो कुछ भी बातें हुई मैंने फिर से क्लियर किया कि ये फाइनेंशियल सिचुएशन है, क्या आप इस फाइनेंशियल सिचुएशन में रह सकती हैं? तो उन्होंने कहा मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे कोई इशू नहीं है, बस मुझे एक अच्छा पार्टनर चाहिए, एक रिस्पेक्ट करने वाला, इज़्ज़त देने वाला। तो उनको फाइनेंशियल सिचुएशन पे कोई एतराज़ नहीं था। अच्छा, उसके बाद फिर एक तीसरी मुलाकात हुई। तीसरी मुलाकात में भी जो भी बातें हुईं और उसके बाद फिर मैंने दोबारा से उनको बताया कि ये मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन, क्योंकि मैं कोई भी जो है ना वो चीज़ छुपाना नहीं चाहता था। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप रिश्तों में कोई भी चीज़ छुपाते हो, कोई एक सिंगल चीज़ छुपाते हो, तो वो रिश्ता जो है ना वो उसकी जो बेस होती है ना वो झूठ पे होती है और झूठ की जो बुनियाद होती है वो खोखली होती है। झूठ पे कायम हुआ हुआ रिश्ता या तो टूट जाता है, बिखर जाता है, अगर रह जाता है तो फिर उसमें कोई एहसास नहीं होता, उसमें कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। वो सारी ज़िंदगी अज़ाब बन के रह जाता है वो झूठ आपके लिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि रिश्ते की जो बुनियाद होनी चाहिए वो सच पे होनी चाहिए, वो झूठ पे नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फिर जो अगली मुलाकात थी वो मेरी उनके पेरेंट्स के साथ थी। उनकी सिस्टर से मैं पहली मुलाकात में मिल चुका था। तो चौथी मुलाकात में उनके पेरेंट्स से मिलना था और उनकी सिस्टर से दोबारा मिलना था। तो मैं उनके घर चला गया उनसे मिलने के लिए। बहुत अच्छी मुलाकात हुई, बहुत ही डाउन टू अर्थ लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। मुझे कोई उनके अंदर कोई किसी किस्म की कोई बुराई नहीं नज़र आई। ख़ानदानी लोग, शरीफ लोग, अच्छे लोग। उन्होंने भी मुझसे कोई किसी किस्म का ऑकवर्ड किस्म का सवाल नहीं पूछा। 1 मिनट के लिए भी मैं वहाँ पे बैठ के अनकंफर्टेबल मैंने फ़ील नहीं किया। सो इट वाज़ अ परफेक्ट मीटिंग और बहुत अच्छा लगा मुझे उन सब से मिलके। वो मीटिंग भी तकरीबन 2 ढाई 3 घंटे की मीटिंग थी। उसके बाद फिर मैं घर वापस आ गया। फ़ोन पे हम लोगों की डेली बात होती थी। अच्छा, फिर उस मुलाकात के बाद फिर एक मुलाकात और हुई। उस मीटिंग में भी मैंने उनको एक दफ़ा फिर रिमाइंड करवाया कि ये फाइनेंशियल सिचुएशन है, तो क्या आप सर्वाइव कर लेंगी? तो उनका फिर से वही जवाब था कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपकी मॉरल सपोर्ट भी करूँगी, आपका जो काम है मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं उसमें भी आपकी जितनी सपोर्ट हो सकी वो करूँगी। तो सब कुछ ठीक जा रहा था। अच्छा, इसी मुलाकात में फिर उन्होंने मुझे कहा कि मेरे बहनोई आ रहे हैं, उन्होंने आपसे मिलना है, तो नेक्स्ट मीटिंग जो है वो उनके साथ होगी। ये मुझे वो पहले भी बता चुकी थी। तो फिर अगली जो मीटिंग थी वो उनके बहनोई के साथ थी और उनकी सिस्टर के साथ थी। उनकी सिस्टर से ऑलरेडी मैं 2-3 दफ़ा मिल चुका था। तो अल्टीमेटली फिर उनके बहनोई से मिला। वो मीटिंग भी बहुत ही अच्छी थी, बहुत मज़ा आया उनसे मिलके। ही इज़ सच अ काइंड गाय, बहुत ही अच्छे इंसान है वो, बड़े ही डाउन टू अर्थ पर्सन है। तो बड़ी पॉजिटिव सी वाइब्स थी। मतलब जितनी भी मेरी मुलाकातें हुई, जितनी भी मीटिंग्स हुई, सब में पॉजिटिव वाइब्स थी और बहुत अच्छा लगा मुझे मिलके सबसे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ, उनकी एक प्यारी सी, छोटी सी, मुन्नी सी एक बेटी है जो कि 7.5 साल की है।
बहुत ही प्यारी बच्ची है, मैं उससे मिला हूँ। अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में बरकत डाले, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी में सक्सेसफुल करे। मेरी उस बच्चे के लिए ये दुआ है। बहुत प्यारी बच्ची है और मुझे उससे मिलके बहुत खुशी हुई। तो गाइस आई एम रियली वेरी सॉरी, इतनी गर्मी हो चुकी है लाहौर के अंदर कि कैमरा हीट अप हो जाता है, और वैसे भी ये बुढ़ा हो गया है, 2 साल से ऊपर हो गए हैं इस फ़ोन को, तो ये जल्दी हीटअप हो जाता है और बंद हो जाता है। मैं फिर पार्क से भागता हुआ घर आया हूँ, ये पीछे मैंने एसी चलाया हुआ है फुल पावरफुल के ऊपर, तो ये कैमरा कुछ ठंडा हुआ है तो अभी ऑन हुआ है। तो मैं बात ये कर रहा था कि वो बच्ची माशाल्लाह बहुत प्यारी है, तो उसके लिए बहुत सारी दुआएं। तो गैस फिर इस दौरान मैंने इस्तिखारा भी शुरू कर दिया था। उनकी मदर तो पहले ही इस्तिखारा कर रही थी और उनके इस्तिखारे में आ रहा था कि सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। मुझे तो अलबत्ता इस्तिखारा में नज़र कुछ नहीं आया। कई लोग कहते हैं कि कुछ नज़र आ जाता है, कई लोग कहते हैं कि कुछ नज़र नहीं आता, बस अल्लाह की मर्ज़ी शामिल हो जाती है और फिर अल्लाह अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उस चीज़ को कर देते हैं। मतलब उस चीज़ में अगर बेहतरी है तो वो हो जाती है, अगर उस चीज़ में बेहतरी नहीं है तो फिर वो नहीं होती है। तो गाइस मैंने भी अपने घर में मशवरा कर लिया था, उन्होंने भी अपने घर में मशवरा कर लिया था कि हम दोनों एक दूसरे के बच्चों को एज अ पेरेंट बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करेंगे। मैंने अपने बच्चों से बात कर ली और उनका रिएक्शन बहुत अच्छा था, दे वर हैप्पी। मुझे थोड़ा सा ये था कि राफे कोई रिएक्शन शो करेगा, और अगर वो शो भी करता तो वो नेचुरल होता, लेकिन राफे ने बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े ही मेच्योरली उसने मुझे जवाब दिया कि बाबा बिल्कुल ठीक है, इट्स योर राइट और आपको करना चाहिए। तो जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मेरी एक्सपेक्टेशन से बढ़ के बच्चों का रिस्पॉन्स था। तो फिर बात कहाँ पे आके सेटल नहीं हुई, मतलब बात कहाँ पे आके ख़राब हो गई। मैंने अभी 2 दिन पहले उनको मैसेज किया है और वही मैसेज थे जो मीटिंग्स में मैसेज थे, वही मैसेज थे कि ये फाइनेंशियल सिचुएशन है, दिस इज़ हार्ड फैक्ट, ये रियलिटी है, ये हकायक है। बेसिकली उनकी जो बेटी है वो एक बहुत महंगे स्कूल में पढ़ती है। लाहौर के जो चंद महंगे स्कूल हैं उनमें से एक महंगे स्कूल में वो पढ़ती है, और मैंने उनको पहले ही कहा था कि मैं फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा। अगर मैं अफोर्ड कर पाता तो मेरे बच्चे भी लाहौर के उन चंद महंगे स्कूलों में पढ़े होते। वैसे मेरा जो अपना मानना है वो ये मानना है कि बच्चे ने खुद पढ़ना होता है, चाहे वो कोई भी स्कूल हो, बस उस स्कूल के टीचर्स अच्छे होने चाहिए। बच्चा पढ़ खुद लेता है, बच्चा नंबर्स खुद ही ले लेता है। तो जब मैंने उनको ये लास्ट मैसेजेस किए ना, उसके अगले दिन फिर उन्होंने मुझे कहा कि हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, वरना तो मेरे ख्याल में इस रमज़ान शरीफ में निकाह हो जाना था, और हो सकता है कि इसी रमज़ान शरीफ में रुखसती हो जाती, या हो सकता है कि ईद के बाद रुखसती हो जाती। लेकिन बात जो है ना वो बच्ची पे आके रुक गई। उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं अगर अकेली होती तो मैं निकाह कर लेती, मेरा डिसीजन ये होता कि ठीक है, यस, लेकिन मेरी बच्ची ने इस किस्म की फ़ाइनेंशियल सिचुएशन नहीं देखी हुई, तो मैं ये कहती हूँ कि हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। वेट करने का मतलब ये है कि जब मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर हो जाती है तो उस वक्त निकाह कर लेंगे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इस दौरान हम बातचीत जो है वो बंद नहीं करेंगे, हम बातचीत करेंगे, ऑन एंड ऑफ मिल भी लेंगे। तो मैंने उस बात पे फिर ये कहा कि मैंने कहा नहीं, या तो यस होगा या तो नो होगा। चले मैं आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि उन्होंने जो फ़ैसला लिया वो अपनी बच्ची के हक़ में बेहतरीन फ़ैसला लिया। उनको पूरा पूरा हक़ पहुँचता है कि वो अपने लिए और अपनी बच्ची के लिए बेहतरीन फ़ैसला करें। मुझे इस बात का कतई तौर पे बिल्कुल भी दुख नहीं है कि उन्होंने ये फ़ैसला लिया कि अभी शादी नहीं हो सकती। शायद उनकी जगह कोई और भी होता तो वो भी यही फ़ैसला लेता, तो मैं उनको इस फ़ैसले पे ब्लेम नहीं करता। अच्छा, अब आगे चलते हैं कि उन्होंने कहा कि हम बातचीत करते रहते हैं फ़ोन के ऊपर, तो मैंने उस पर यह कहा कि नो, बातचीत नहीं हो सकती। उसकी वजह ये है, सबसे मैंने कहा कि मैं बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाली जो रिलेशनशिप है इस पर मैं बिलीव नहीं करता। सेकेंडली, अगर शादी करनी है तो करनी है और निकाह करना है, अगर नहीं करनी तो फिर नहीं करनी। मैंने कहा कि अगर मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन मज़ीद डाउन हो जाती है फिर क्या करेंगे, ऊपर भी जा सकती है नीचे भी आ सकती है, ये तो अल्लाह के काम है ना। फिर उन्होंने मुझसे एक और सवाल किया। उनका ये सवाल था कि अगर आपको कल को कोई ऐसी लड़की मिल जाती है जो आपके साथ कंपैटिबल हो तो क्या आप उस लड़की के प्रपोज़ल को कंसिडर करेंगे? तो मेरा जवाब ये था कि बिल्कुल मैं कंसिडर करूँगा। नंबर 1, अगर वो लड़की मेरे साथ कंपैटिबल हुई। नंबर 2, अगर उसने मेरे बच्चों को अच्छी तरह से कबूल किया। नंबर 3, मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन को कबूल किया। अगर कोई ऐसी लड़की इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर इट। तो गाइस फाइनली इस रिश्ते के ना होने की जो वजह है दैट इज़ फाइनेंशियल सिचुएशन। मेरी एडवाइस आप सबको भी यही है कि जब भी कोई रिश्ता जोड़ने के लिए जाएं तो बार बार अपनी जो रियलिटी है उसको बताइए, 2 बार 3 बार 4 बार उसको बताएं कि मेरी ये रियलिटी है।
चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़के हैं, अपनी रियलिटी को बताएं, अपने इमोशंस को ज़रा साइड पे रख के अपनी अकल को इस्तेमाल करके रिश्ते को आगे बढ़ाएं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आगे जाके रिश्ता ख़राब हो जाएगा। तो गाइज़, आई होप कि आप लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।